आप कभी सोचते हैं कि वो कार धुलवाता है या उसे काम करवाना चाहिए? ऐसे वाक्य इंग्लिश में कैसे कहें? हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है जहां कोई काम खुद न करके किसी और से करवाया जाता है? तो चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। मैं दावा करता हूं वीडियो के अंत तक आप ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाना सीख जाओगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है, तो इंग्लिश होगी आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़वाता हूं। यहां पर सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा रहा है। इस स्थिति में जब भी काम दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाला कौन है ये पता न हो तो गेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर लिखेंगे गेट, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट अ बुक और अंत में लिखेंगे क्रिया का तीसरा रूप रीड। रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं, इसलिए सही इंग्लिश होगी आई गेट अ बुक रीड। यहां एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाले का पता ना हो तो गेट को मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो गेट में होगा, जबकि दूसरी क्रिया मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप V3 में ही रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। वो कार चलवा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए गेट में आईएनजी जोड़ा जाएगा गेटिंग। गेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट कार आएगा, अंत में क्रिया का तीसरा रूप ड्रिवन आएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गेटिंग अ कार ड्रिवन। मोहन कमरा नहीं साफ करवाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया गया है। गेट अपने मूल रूप में रहेगा, क्लीन का तीसरा रूप क्लीन्ड इस्तेमाल होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन डज नॉट गेट द रूम क्लीन्ड। राम 2 दिनों से घर पोत रहा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है, तो इंग्लिश होगी राम हैज बीन पेंटिंग द हाउस फॉर 2 डेज। राम 2 दिनों से घर पुतवा रहा है। यहां पर सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा रहा है। इस स्थिति में जब भी काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाला कौन है ये पता ना हो तो गेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर लिखेंगे हैज बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद लिखेंगे गेट का आईएनजी रूप गेटिंग, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द हाउस और लिखेंगे क्रिया का तीसरा रूप पेंटेड और अंत में लिखेंगे फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है और फॉर के बाद लिखेंगे 2 डेज। तो इसकी इंग्लिश होगी, इसलिए सही इंग्लिश होगी राम हैज बीन गेटिंग द हाउस पेंटेड फॉर 2 डेज। यहां एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाले का पता ना हो तो गेट को मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो गेट में होगा, जबकि दूसरी क्रिया मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप V3 में ही रहेगी। अब देखते हैं अगला वाक्य, मैं घर साफ नहीं करवाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। गेट अपने मूल रूप में रहेगा, क्लीन का तीसरा रूप क्लीन्ड इस्तेमाल होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट गेट द हाउस क्लीन्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट। वह कमीज सील रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है, तो इंग्लिश होगी ही वॉज स्टिचिंग द शर्ट। वो कमीज सिलवा रहा था। यहां पर सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा रहा है। इस स्थिति में जब भी काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाला कौन है ये पता ना हो तो गेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसका नियम इस प्रकार होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे वॉज, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद लिखेंगे गेट का आईएनजी रूप गेटिंग, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द शर्ट और अंत में लिखेंगे क्रिया का तीसरा रूप स्टिच्ड। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज गेटिंग द शर्ट स्टिच्ड। यहां एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाले का पता ना हो तो गेट को मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो गेट में होगा, जबकि दूसरी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। अब देखते हैं अगला वाक्य, मैं कपड़े धुलवा चुका था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड। यहां पर सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा चुका है। यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया गया है। गेट का तीसरा रूप गॉट इस्तेमाल होगा, वॉश का तीसरा रूप वॉश्ड इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ सेंटेंसेस मॉडल वर्ब्स के देखते हैं, जैसे वो काम कर सकता है। ये मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हुए बनाया गया सिंपल सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर सकता है। तो इंग्लिश होगी ही कैन डू द वर्क, वो काम करवा सकता है। यहां पर सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा सकता है।
इस स्थिति में जब भी काम किसी दूसरे से करवा सकता हो और कर सकने वाला कौन है ये पता ना हो तो गेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे मॉडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे गेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द वर्क और अंत में लिखेंगे करने वाली वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। तो सही इंग्लिश होगी ही कैन गेट द वर्क डन। यहां एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई काम किसी दूसरे से करवाया जा सकता हो और कर सकने वाले का पता ना हो तो गेट को मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो गेट में होगा, जबकि सेकंड वर्ब हमेशा तीसरे रूप V3 में ही रहेगी। अब देखते हैं अगला वाक्य, वो कपड़े धुलवा सकता था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही कुड हैव गॉटन द क्लोथ्स वॉश्ड। यहां पर सकता था के लिए कुड हैव का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये एक संभावना थी। गेट का तीसरा रूप गॉटन इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन और ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट प्रयोग किया जाता है। वॉश का तीसरा रूप वॉश्ड इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट, उसे कार धोना चाहिए। यह मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हुए बनाया गया सिंपल सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट को स्वयं काम करना चाहिए। तो इंग्लिश होगी ही शुड वॉश द कार, उसे कार धुलवाना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट को किसी दूसरे से काम करवाना चाहिए, वाक्यांश आया है। इस स्थिति में जब भी काम किसी दूसरे से करवाना चाहिए और करने वाला कौन है ये पता ना हो तो गेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे मॉडल वर्ब शुड, इसके बाद लिखेंगे गेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द कार और अंत में लिखेंगे क्रिया का तीसरा रूप वॉश्ड। तो सही इंग्लिश होगी ही शुड गेट द कार वॉश्ड। यहां एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो और करने वाले का पता ना हो तो गेट को मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो गेट में होगा, जबकि दूसरी वर्ब हमेशा तीसरे रूप V3 में ही रहेगी। अब देखते हैं अगला वाक्य, मोहन को घर साफ करवाना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन शुड हैव गॉटन द हाउस क्लीन्ड। यहां पर चाहिए था के लिए शुड हैव का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये सलाह या अपेक्षा अतीत पास्ट से संबंधित है। गेट का तीसरा रूप गॉटन इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन और ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट प्रयोग किया जाता है। क्लीन का तीसरा रूप क्लीन्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखोगे, जब भी किसी सेंटेंस में करवाना मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाना शब्द आए पर करने वाला कौन है पता नहीं हो तो गेट से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है और सेंटेंस में जो दूसरी वर्ब आती है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे वो हर रविवार अपना घर साफ करवाती है। शी गेट्स हर हाउस क्लीन्ड एवरी संडे, वो अपना लैपटॉप ठीक करवा रही है। शी इज गेटिंग हर लैपटॉप फिक्स्ड, वे जल्द ही काम करवा लेंगे। दे विल गेट द वर्क डन सून, मैं अगले महीने अपना घर पुतवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ, वे शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा करवा लेंगे। दे विल गेट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, मोहन ने अपनी शर्ट इस्त्री करवाई। इस सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट फ्रेजेस के वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो के बाद गेट फ्रेजेस के वीडियो को जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।